नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण चल रहा था, आज इसी के आगे अगला लेक्चर मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। जैसा कि आज हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, शहीद आजम भगत सिंह। अगर बात शहीद आजम भगत सिंह की बात की जाए तो कहते हैं उस दौर में, जिस दौर में एक ऐसे साम्राज्य जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात अंग्रेजों के साम्राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। उस साम्राज्य के नेता, उस साम्राज्य के जो भी लोग थे वो भयभीत हो गए थे इस क्रांतिकारी की गतिविधियों से, इस क्रांतिकारी गतिविधियों से। वैसे शहीद आजम भगत सिंह कार्ल मार्क्स को बहुत फॉलो करते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स समाजवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया, समाज के तहत, अर्थात समाज में सभी वर्ग, सभी तबके एक समान हो, न कोई पूंजीवाद के काफी खिलाफ थे, मार्क्सवाद। तो भगत सिंह उन्हीं को फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स और लेनिन को। तो जैसा कि इनकी मां का नाम विद्यावती था, इनके पिता किशन सिंह संधू थे और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ था। उस समय वो पूरा एरिया अपना हिंदुस्तान था। शहीद आजम भगत सिंह 21 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में हम लोग पढ़ाई करते होते हैं, अपना जीवन बनाने में समय लगा रहे होते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे होते हैं, उस दौर में ये शख्स, ये क्रांतिकारी नेता देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। किसके लिए? देश की आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए ये आदमी लड़ रहा था। वो उम्र, जिस उम्र में आज के नवयुवक, आज का युवा प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ता है, उस उम्र में ये आदमी हमारे देश की गुलामी से आजाद कराने में लगा हुआ था। जैसा कि इतिहासकारों ने बताया है कि भगत सिंह एक्चुअली में गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, जैसा कि सभी नेता कर रहे थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो उससे ये काफी रुष्ट हुए, काफी दुखी हुए। और उसके बाद 1924 में, जो कि HRA की स्थापना हुई थी, उसमें 1926 में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की इन्होंने स्थापना की और उसके बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ ज्यादा ही लिप्त हो गए। बहुत ज्यादा इनका जेल से आना जाना शुरू रहा, जिसकी वजह से अंततः इन्होंने सितंबर 1928 में नौजवान को 1926 में HRA में विलय कर दिया। और वही HRA 1928 सितंबर में, वही HRA 1928 में HSRA में परिवर्तित हो गई। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के नाम से जानते हैं, उसी का नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी। तब जब HRA में नौजवान भारत सभा का विलय हुआ, तो नौजवान और भारत सभा संयुक्त रूप से एक पार्टी बन गई, जिसका नाम रखा गया HSRA। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह पहली बार सितंबर में ही दिल्ली में मिले थे और एक जलते हुए लौ के ऊपर उन्होंने हाथ रखकर भगत सिंह ने आजाद से कहा था, और ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में मिले थे, और उस लौ पर हाथ रखकर कहा था और एक कसम खाई थी कि मैं देश की आजादी के लिए जिंदा हूँ और देश की आजादी के लिए ही मर जाऊंगा, अपनी कुर्बानी दे दूंगा। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं को प्लस बांग्ला के बारे में अच्छा ज्ञान रखते थे। बांग्ला भाषा की जानकारी ने बटुकेश्वर दत्त से मिली थी। जो इस पार्टी का नौजवान भारत सभा के इन्होंने गठन किया, उसका उद्देश्य था भारत में समाजवाद लाना। और इनका यह भी कहना था, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वो हिंदुस्तान में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है तो वो हमारा कट्टर विरोधी है, हमारा
कट्टर दुश्मन है। उसके बाद इनके सहयोगी रहे हैं भगवती चंद्र बोहरा, और ये समाजवाद के पक्के पोषक रहे हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों का बहुत फॉलो करते थे और उन्हीं के सिद्धांतों पर ये चल रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह एक्चुअली में 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, लंदन में होता है इसका गठन। इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि इससे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 में कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है और काफी कंफ्यूजिंग कैंडिडेट हो जाते हैं, इससे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदुस्तान कब आया, ध्यान नहीं देते हैं, पता सब कुछ है। साइमन कमीशन अर्थात साइमन आयोग का गठन 1927 में लंदन में हुआ, लेकिन ये कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 में। डेट आप भूल जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सन नहीं भूलेंगे। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान पहुंचा। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? एक्चुअली में 1919 में आयोग आता है। उस आयोग की समीक्षा के हेतु ये कहा जाता है कि अगले 10 वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी या इससे संबंधित जो भी खामियां होंगी उनमें संशोधन करने के लिए हम एक आयोग लाएंगे। तो 1919 में जो आयोग आया था उसकी समीक्षा है तो 1929 में आना चाहिए था, लेकिन आया कब वो 1927 में गठित हो गया, 1928 में आ गया। लेकिन इस साइमन कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ और इसका सबसे ज्यादा विरोध मुंबई में, लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस आयोग का नाम साइमन पड़ा। अध्यक्ष कौन थे बहुत पूछता, आपको पता होना चाहिए। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और इसमें लगभग कमीशन में 7 सदस्य थे, अर्थात ये 7 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और ये इसका विरोध हिंदुस्तान में इसलिए सबसे ज्यादा हुआ कि ये अंग्रेज, इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। हिंदुस्तानियों का यह मानना था कि अगर ये हिंदुस्तान के लिए गठित किया गया ये आयोग, इसमें कोई तो कम से कम 1-2 इस आयोग में 1-2 आदमी तो होने चाहिए जो ये आपको बता सके, ये समझा सके कि हमारी वास्तविक रूप से कमियां क्या है हमारे यहाँ, हमें समस्याएं कौन सी हैं, हमें कौन कौन से बिल चाहिए, किन पे हमें काम करना है। इन सारी चीजों पे तो कोई ना कोई एक आदमी होना चाहिए जो फोकस कर सके। अंग्रेज ही हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत नीतियां बना रहे हैं, गलत नीतियों का पालन हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो वो क्या कमियां बताएंगे। इसलिए इसका हिंदुस्तान में साइमन कमीशन का बढ़ चढ़कर विरोध हुआ और उग्रवादी जितने भी क्रांतिकारी लीडर रहे उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। अब इसी का विरोध एक्चुअली में ये साइमन कमीशन 23 अक्टूबर को लाहौर पहुंचता है। वहां लाहौर में इसका सर्वाधिक विरोध होता है और वहां पर उस विरोध जो जनता कर रही थी उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से इस पर वहां का एसपी था जेम्स स्कॉट। कौन था एसपी? जेम्स स्कॉट इनका वहां पर लाहौर में एसपी था। उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाठीचार्ज के आदेश पाते ही वहां पर जो भी पुलिस थी उसने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय अर्थात शेर पंजाब बहुत ज्यादा घायल हो गए। और 17 नवंबर ये घटना अक्टूबर की है, 23 अक्टूबर की, और 17 नवंबर मुश्किल के 1 महीना भी इस वक्त नहीं लगा और 17 नवंबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। इनका जन्म 18 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था और उस समय पंजाब में हुआ था और लेकिन इनकी मृत्यु लाहौर में होती है। लाला लाजपत राय जब इनका अंतिम समय चल रहा था, लाठीचार्ज हुए और ये घायल होके पड़े रहे, तो इन्होंने कहा था कि मेरे ताबूत पर गड़ी हुई एक एक कील अंग्रेजों की बर्बादी का कारण होगा। ये कथन बहुत पहुंचता है कि हमारे ताबूत पर गड़ी हुई एक एक कील अंग्रेजों के पतन का कारण होगा। उसके बाद इस साइमन कमीशन आयोग का जब गठन हुआ, इसके एक सदस्य क्लेमेंट एटली थे, जो आगे आपको क्लेमेंट एटली एक फिर आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लेमेंट एटली घटना घटने के बाद साइमन कमीशन
जब आया हिंदुस्तान में, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज की वजह से, लाठी की वजह से। और फिर उसके बाद सैंडर्स केस, सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र। ये लाहौर षड्यंत्र एक्चुअली में 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो रही है। उसके नेक्स्ट मंथ सेम डेट पर 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह अर्थात शहीद आजम, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद इन सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई सैंडर्स को मारने की। ठीक है, सैंडर्स को मारने की योजना बनाई, लेकिन जब योजना बनाई तो ये लोग लाहौर में एक कॉलेज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं राजगुरु भगत सिंह, और वहां पर सैंडर्स के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। स्पेशली इंतजार कर रहे थे स्कॉट का, लेकिन आ जाता है सैंडर्स बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री पर खड़े होकर देख रहे थे और वो वहीं से सैंडर्स पर गोली मार देते हैं। सैंडर्स की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से टल जाए ये न हो, इसलिए भगत सिंह जाकर 3-4 गोलियां और दाग देते हैं सैंडर्स के सीने पर, जिसकी वजह से जब ये लोग भागते हैं तो वहीं पर एक सिपाही है जिसका नाम था चनन सिंह ने इन लोगों का पीछा किया, लेकिन भगत सिंह ने कहा पीछा मत करो, हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन वो नहीं माने। अंततः इन्हें चनन सिंह को मारना पड़ा, और चनन सिंह एक भारतीय सिपाही था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में सिपाही था। उसके बाद जब ये केस हो गया, कौन सा, सैंडर्स हत्याकांड, उसके बाद इसकी कार्रवाई होगी, वो तो होना लाजमी है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद एक सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय सभा में जाकर ये लोग बम डाल देते। कौन, भगत सिंह और भटके सरदर। तो सेंट्रल असेंबली बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड। एक्चुअली में ये घटना घटित होती है 8 अप्रैल 1929 को। कब हो रही है, 8 अप्रैल 1929 को। डेट याद रखना, क्योंकि कभी कभी आयोग क्या करता है, कई सारी घटनाएं दे देता है और उनको कहता है क्रमशः लगाए समय के अनुसार। तो कौन सी घटना कब घटी, जब आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम हॉल में, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो वहां पर 2 चीजें आपको पता होनी, 2 में से एक चीज, या तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए या आपको गलत चीजें पता होनी चाहिए। इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है, अगर आप गलत ऑप्शन निकाल लेंगे तो बचा हुआ ऑप्शन आपका सही होगा। इसलिए या तो आप एग्जैक्ट जानकारी बिल्कुल सही वाली पता हो, या फिर सही वाली नहीं पता है तो गलत वाली जरूर पता होनी चाहिए। ठीक, सेंट्रल असेंबली बम कांड एक्चुअली में भगत सिंह और भटके सरदर, भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेज, वहां पर 2 बिल पास होने थे उस असेंबली में, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था सेफ्टी पब्लिक बिल। ये दोनों बिल आने वाले थे, जिसकी वजह से भगत सिंह और भटके सरदर वहां जाते हैं और असेंबली में एक ऐसी जगह बम डालते हैं जहां पर लोग नहीं होते, किसी प्रकार की कोई आहत, कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन आप तो काम तो गलत ही था अंग्रेजों के दृष्टिकोण से। हमारे दृष्टिकोण से वो हमारे लिए क्रांतिकारी नेता हमारे लिए उभर कर सामने आ रहे थे, हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो उनका कहना था कि अंग्रेजों को बाहर से बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए हम असेंबली में उनको समझाने के लिए बम डालेंगे, उनको डराने के लिए, ताकि वो ये जान सके कि हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है, सो नहीं रहा। इसलिए अब वो कोई भी कानून, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल लेकर आए, बनाए तो इस प्रकार का लाए ताकि हिंदुस्तान की जनता और इसके युवा के लिए हितकर हो। समझ गए? तो इसलिए इन लोगों ने असेंबली में बम डाला था।
और भगत सिंह का एक कहना था कि हम बम डालकर भागेंगे नहीं, हम बम डालकर वहीं पर खड़े रहेंगे और बेशक पुलिस मुझे पकड़ेगी, वो तो लाजमी है, पुलिस का पकड़ना ही था। पुलिस आई, इन्हें पकड़ कर ले गई और फिर उसी वक्त जगह सेंट्रल असेंबली बमकांड में पकड़े गए, तभी इन पर कई सारे और जो भी केस थे। और वहीं पर जब इन्होंने बम डाला तो इन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति जिंदा रहे, क्रांति की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद अर्थात क्रांति की जय हो। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा है किसका? ये है मौलाना हजरत मोहानी का। किसका है? मौलाना हजरत मोहानी का। हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी का नारा है, लिखा हुआ दिया गया। लेकिन इसको प्रसिद्ध किसने किया? भगत सिंह ने। किसने प्रसिद्धि दिलाई? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद अर्थात क्रांति की जय हो। और असेंबली में बम डाले, उसके बाद ये लोग पकड़ जाते हैं और फिर सैंडर्स केस की कार्रवाई होती है, लाहौर जेल में इन्हें रखा जाता है। तो एक्चुअली में जब लाहौर जेल में इन्हें रखा जाता है तो इन्हें आपराधिक बंदी के तहत रखा जाता है। तो इन्होंने मांग की भगत सिंह ने कि मुझे राजनीतिक बंदी के तहत रखा जाए, न कि आपराधिक बंदी के तहत। लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है। तो भगत सिंह और जतिन दास, मतलब इस सैंडर्स केस के तहत, इस सेंट्रल असेंबली बमकांड के तहत जब इन्हें पकड़ा जाता है, भगत सिंह को उनके टुकड़े टुकड़े कर मतलब जेल में टुकड़े टुकड़े कर लिए थे और वहां जाकर मिट्टी के तेल लगाकर जलाने लगे। घी, एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म में जब अंतिम संस्कार होता है तो घी लगाकर घी डाला जाता है ताकि आग आसानी से पकड़ ले। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में मिट्टी तेल डालकर जला दी बॉडी को। लेकिन वहां के जो गांववासी थे, ग्रामवासी थे, उन्होंने देखा आग लगी हुई तो गंगा के तट पर भागते हुए गए और उन्होंने फटाफट पानी डाला तो देखा तो उसको कुछ जो उनके टुकड़े थे कुछ गंगा जी में चले गए थे, कुछ जल गए थे, तो कुछ तो बचे। उनको फिर उन्होंने इकट्ठा करके अंततः पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता, भारतीय हिंदू संस्कृति के आधार पर अंतिम संस्कार किया। फिरोजपुर में चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर रहे थे अंग्रेज। और फिरोजपुर में फिर हाल ही में भगत सिंह की एक बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है। आतंकवादी गतिविधियों के आधार पर इन्हें जेल में रखा जाता है। लेकिन भगत सिंह एक्चुअली में राजनीतिक बंदी के तहत की मांग करते हैं, मुझे राजनीतिक बंदी वाले जेल में रखा जाए। लेकिन इनके साथ काफी प्रताड़नाएं की जाती हैं और काफी इनको मारा जाता है, जिसकी वजह से ये मांग करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इनकी। तो इसकी वजह से ये जो जब पकड़े गए, फिर उसके बाद एक कार्रवाई होती है, बम फैक्ट्री पकड़ी जाती है, बम फैक्ट्री सहारनपुर और पंजाब में। और उसके बाद उसमें टोटल 18 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। कितने? 18 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। इन 18 क्रांतिकारियों में से टोटल 3 लोगों को फांसी की सजा का आदेश दिया जाता है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती है। लेकिन जब भगत सिंह ने राजनीतिक बंदी की मांग की और मांग नहीं पूरी की गई तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, इन्होंने और जतिन दास ने। और जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी तो 63 दिन में, कितने दिन में? 63 दिन में जतिन दास भूख हड़ताल की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती जेल में। लेकिन भगत सिंह 116 दिन भूख हड़ताल होता है। इनके पिताजी किशन सिंह संधू इनसे मिलने जाते हैं। तो इनसे मिलने के बाद भगत सिंह अपने भूख हड़ताल तोड़ देते हैं और भोजन जो भी कुछ मिलता होगा जेल में उसको ग्रहण करना शुरू कर दिए। अब जैसा कि इनको बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि भगत सिंह को बचाया जाए। अब भगत सिंह को बचाया जाए क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं 1929 के अप्रैल की है, वहीं पर पकड़ लिए गए और ये अब 29 से 31 में इनको फांसी पर था। 2 साल ये लगातार जेल में रहते हैं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें इन्होंने पढ़ी भी है।
तो जब किताबें इनको किताब पढ़ने का बहुत शौक था, लिखते भी बहुत थे, तो इनको बचाने के लिए उस समय अंग्रेज वायसराय था, वायस इरविन। तो गांधी जी कई बार इनको बचाने के लिए इनके बात किए, लेकिन इरविन का एक कहना था कि ठीक है गांधी जी, आपकी बात सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगत सिंह जब बाहर आए तो उन्होंने जो असेंबली में जो कांड किया है ना, और सैंडर्स की हत्या की है, उसके एवज में उन्हें माफी नामा पर साइन करने होंगे, नहीं तो हम क्या जवाब देंगे अपने सैनिकों को, अपने लोगों को। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। तो गांधी जी वो लेटर लेकर भगत सिंह के पास गए, तो भगत सिंह ने गांधी जी से कहा, गांधी जी हम साइन नहीं करेंगे, और उनसे कह दो फांसी जब भी होगी होगी, लेकिन वो चाहे तो अभी फांसी की जगह मुझे गोली से मार दें तो ज्यादा अच्छा होगा। गांधी जी गए, इरविन से बोले, इरविन यार वो मानेगा नहीं और वो साइन नहीं करेंगे, ऐसा है कि माफीनामे की बात हटाओ और उन्हें रिहा कर दीजिए, या उनकी सजा थोड़ी कम कर दिए, फांसी टाल दीजिए। इरविन ने कहा ठीक है, आप जाइए उनसे साइन करवा लीजिए। गांधी जी फिर गए, फिर भगत सिंह ने मना कर दिया कि आप देखिए गांधी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, कृपया करके आप कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसकी वजह से मुझे दुख पहुंचे, मुझे आहत पहुंचे। अंततः भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी कोई पैरवी करे, उन्हें कोई बचाए, जब बल्कि भगत सिंह तो ये चाहते थे कि उन्हें कल के बजाय आज फांसी दे दी जाए, और फांसी से अच्छा मुझे गोली से मार दिया जाए। तो जैसा कि आपको अक्सर ये अटकलें सुनाई देती हैं, राजनीति लोकतंत्र देश में आप रहते हैं, तो यहाँ पर राजनीति कुछ ज्यादा ही गलियारों और नुक्कड़ों पर होती है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। जनाब, उस समय के जितने भी बड़े लीडर थे सारे भगत सिंह के पक्ष में खड़े थे, अब भगत सिंह की पैरवी करने में पूरा अपना पुरजोर प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी कोई पैरवी करे, उन्हें किसी माफीनामा पर साइन करना पड़े और उन्हें बाहर जाकर या अंदर से किसी प्रकार से किसी अंग्रेज से माफी मांगनी पड़े। ये चीज भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आए, ठीक है, और उनकी सजा कम की जाए या फांसी टाल दी जाए। बल्कि जिस किसी ने भगत सिंह के फांसी को टलवाने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं किया, वो थी आरएसएस। आरएसएस का गठन 1925 में हो गया था और ये घटना 1929, 30, 31 की चल रही है, ठीक है। तो आरएसएस ने जरा भी रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया था कि भगत सिंह को बचाया जा सके। और दूसरा था मुस्लिम लीग भी नहीं चाहती, मुस्लिम लीग ने भी जरा भी प्रयास नहीं किया भगत सिंह को बचाने के लिए। अब ये घटना चली बटुकेश्वर दत्त, जो बॉम्बे असेंबली बम कांड में जिन्होंने 1929 में 8 अप्रैल में भगत सिंह के साथ जाकर बम फेंकवाया था, फेंकने में मदद की थी, इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और इन्हें काला पानी की सजा दी गई। काला पानी एक्चुअली में बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार बंगाल खाड़ी में, जो कि हमारा एक द्वीपीय स्टेट है केंद्र शासित, वहां पर पाया जाता काला पानी की सजा। एक्चुअली वहां एक जेल है, उस जेल में लोग रखे जाते। रीजन ये है कि वहां पर जेल के आसपास अगर आप बाहर जाओगे तो इतनी गहराई है कि आप वहां का पानी काला नजर आता है, इसलिए उसको काला पानी बोल देते हैं, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त ने कभी भी एक भी बार मर्सी पिटिशन रिट नहीं लगाई, मर्सी पिटिशन रिट नहीं लगाई, अर्थात क्षमा याचिका के लिए एक भी बार प्रयास नहीं किया। बल्कि इसके पहले एक लोग और काला पानी हुआ था जिनका नाम था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को माफीनामा मर्सी पिटिशन रिट दायर की, अर्थात दया याचिका के लिए पत्र लिखे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, बात अलग है। और जो काला पानी की जेल थी अंडमान निकोबार में, आज जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद उसमें बल्ब लगा दिया गया। अब तक कब से कम उजाला होता है, नहीं तो वहां पर बल्ब ही नहीं रहता था, दिन और रात कब हो रहा है कुछ पता नहीं चलता था, समझ गए। और जब भगत सिंह को 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक जेल में बंद किया, एक काला पानी उस वहीं अंडमान निकोबार की जेल में थे, तो इन्हें जब फांसी पे ले जाने का वक्त आया, एक्चुअली हुआ ये कि जो
सरकारी डेट थी वो 24 मार्च 1931 डिक्लेयर कर दी गई इन तीनों लोगों को फांसी के लिए। तो अंग्रेजों को ये पूरा विश्वास था कि 24 तारीख को जेल के बाहर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे भगत सिंह को बचाने के लिए। तो इस डर से अंग्रेजों ने 24 मार्च या 23 मार्च की रात को ही उन्हें फांसी दे दी और फांसी देने के बाद उन्हें जेल से ले जाकर बाहर बटके सर दत्त को काला पानी अर्थात जिसे सेलुलर जेल बोलते हैं, सेलुलर जेल में 14 साल की इनको सजा हुई थी। कब सजा हुई थी? 14 साल की। और 1965 में इनकी डेथ होती है बटके सर दत्त की। कब होती है? 1965 में, 1965 अर्थात आजादी के बाद 1965 में इनको इनकी सेलुलर जेल में ही मृत्यु हो जाती है बटके सर दत्त की। भगत सिंह हिंदुस्तान के युवाओं के, हिंदुस्तान की जनता के यूथ आइकन थे, पब्लिक फिगर थे, समझ गए। और लोगों के दिलों में राज करने वाले क्रांतिकारी गतिविधियों में जो भी लोग सम्मिलित थे, जो भी क्रांतिकारी नेता थे, उनके एक प्रमुख चेहरा थे भगत सिंह। इसलिए भगत सिंह को कुछ ज्यादा ही लोग पसंद करते थे और मान सम्मान और इज्जत देते थे। जब 23 मार्च को इनको फांसी दी गई, उसके पहले 3 मार्च 1931 को इन्होंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम, उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज जफा क्या है, नई तर्ज जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें, हमें ये शौक है देखें, सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, दहर से क्यों खफा रहें, चरख से क्या गिला करें, सारा सारा जहां अदू सही, अदू अर्थात दुश्मन, सारा अदा सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें, आओ मिलकर मुकाबला करें। ये कुछ पंक्तियां इन्होंने अपने भाई के लिए लिखी थी। तो ये रहा आज का लेक्चर, शहीद आजम भगत सिंह, साइमन कमीशन, HSRA का गठन, RHRA का परिवर्तित रूप, प्लस सैंडर्स हत्याकांड जो कि 17 दिसंबर 1928, लाला लाजपत राय शेर पंजाब अर्थात जिनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर लाठीचार्ज में हो गया था साइमन कमीशन के विरोध में। और फिर उसके बाद सेंट्रल असेंबली बम कांड जो कि 8 अप्रैल 1929 को घटना घटी थी। इन सब के क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से जो भी क्रांतिकारी लीडर इसमें संलिप्त थे, उन सभी के को या तो आजीवन कारावास की सजा हुई या उनमें से 3 लोग थे, 18 लोग जो बम कांड में पकड़े गए थे, उन 18 लोगों में से 3 लोगों को सजा सुनाई गई, जिनमें से फांसी की सजा सुनाई गई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। फिर उसके बाद कराची अधिवेशन होता है 1931 में ही, जो गांधी जी जाते हैं तो वहां की जनता गांधी जी का काले झंडे दिखाकर स्वागत करती है कि आप नहीं चाहते थे कि भगत सिंह बच सके, लेकिन ये गलत था। गांधी जी ने भरसक प्रयास किया था, लेकिन अंततः भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी फेल हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।